ओके, तो आज हम अपने पाइथन के कोर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे कि पाइथन क्या है, हम इसे किस तरह करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और रियल आईडीई के ऊपर हम इसे रन करना सीखेंगे कि अगर मुझे प्रोग्राम करना हो तो वो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके स्टार्ट में जाए, लेट से आप लोगों को ये तो पता होगा कि प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है। अगर आप लोगों ने पहले थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की होगी तो वो आपको आइडिया होगा कि प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है। प्रोग्रामिंग क्या होती है? गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दोगे। बेसिकली हम अगर कुछ बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, एंड्रॉइड बना रहे हैं, तो हम क्या करें? हम प्रोग्रामिंग के जरिए से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते ना, कुछ लिख कर मैं उसे दे रही हूँ कि मुझे ये काम करना है और मुझे उसके बदले में वो काम करके देते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है? हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक इंग्लिश और उर्दू, जिस तरह हम इंग्लिश और उर्दू में लोगों से बात करते हैं, ठीक है, इसी तरह अगर मैंने कंप्यूटर से बात करनी होगी तो मैं क्या यूज़ करूँगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करूँगी। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ, वो खुद से नहीं सोच सकते। इट ओनली फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिविंग बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे वो सिर्फ उसको फॉलो करेगा। ठीक है, अब अगर प्रोग्रामिंग से हम क्या कुछ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर बना सकते हैं, छोटा सा गेम बना सकते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड, iOS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, चैट बोर्ड लाइक चैट जीपीटी, व्हाटएवर हम बना सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाटएवर जो भी आप ऐप्स देख रहे हो अपने मोबाइल ऐप्स की, वो बेसिकली क्या है? प्रोग्रामिंग के जरिए से बने हुए हैं। ठीक है, अब हमारा कोर्स क्योंकि पाइथन है तो हम पाइथन पढ़ते हैं कि पाइथन हमारे पास क्या है। पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जो ह्यूमंस के सबसे ज़्यादा क्लोज होती है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज का आपको आइडिया होगा। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है? जो ह्यूमन से क्लोज होती है। लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है? जो मशीन से क्लोज होती है। कंप्यूटर को कौन सी जुबान समझ आती है? 0 1 की मशीन लर्निंग समझ आती है। हम अगर मैं एज अ ह्यूमन की बात करूँ तो हमें कौन सी वर्ड समझ आती है? जो लिखी हुई है इंग्लिश लाइक वर्ड्स में समझ आती है। तो जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन कंप्यूटर क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज ने लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होना होता है तो वो क्या होता है? हमारे पास कुछ कंपाइलर्स का भी यूज़ होता है। वो कंपाइलर्स क्या करते हैं? उस कोड को, यानी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के कोड में, लो लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने में मदद देते हैं। ठीक है, अब पाइथन को किसने बनाया था? क्रिएटेड बाय गाइडो वन रोसम 1991 में बनाया था। और पाइथन सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप सी देखो, जावा देखो, कुछ भी देखो, तो वो सारी लैंग्वेजेस डिफिकल्ट आ जाती है क्योंकि उसके सिंटैक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। पाइथन में जो बाकी लैंग्वेजेस में 5 लाइन्स का कोड हो रहा है तो वो पाइथन में 1 लाइन में हम कर सकते हैं। इस क्यों? क्योंकि उसका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है और बिल्कुल इंग्लिश की तरह। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है ना कि इंग्लिश लाइक लिखा हुआ है, तो पाइथन भी इसी तरह होगी कि आपको ऐसे लगेगा कि हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स का ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पाइथन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग। इन 2 फील्ड्स में तो सबसे ज़्यादा पाइथन का हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें खुद से इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। हम जस्ट उसके बने बनाए जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी लाइब्रेरीज़ में इतनी ज़्यादा ये फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, पाइथन में ये बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल है। दैट्स वाई। ठीक है, और पाइथन के फीचर्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे कि इजी टू लर्न है, इजी टू रीड है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ये सारे आप लोग रीड कर लेना, नोट्स में आप लोगों के साथ ये वाले शेयर कर लूँगी। इसमें हमारे पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, फीचर्स उन्होंने लिखे हुए हैं। अब अगर हमने पाइथन को स्टार्ट करने से पहले कि पाइथन लैंग्वेजेस में कौन सी चीज़ें कैसे बनेगी, हम सबसे पहले कि हमें रियल आईडीई को, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करना होगा, जिसके ऊपर मैं अपने प्रोग्राम्स को रन करूं और मैं फिजिकली देखूं रन करके कि वो प्रोग्राम्स कैसे हो रहे हैं, उनके आउटपुट कैसे आ रहे हैं। आप लोगों ने अगर की हुई है तो वो पेजेस पे की हुई है। ठीक है, हम उस पर करते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो मुझे उसका आउटपुट कैसे आएगा? तो हमें कोई रियल जो आईडी है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, हम उससे पहले बहुत सिंपल सा तरीका ये होगा कि आपने सबसे पहले अपने गूगल के ऊपर लिख लेना है पाइथन डाउनलोड। जब आप पाइथन डाउनलोड लिखेंगे तो ये उसकी ओरिजिनल साइट आएगी, आपने इसके क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी उस वक्त नया, क्योंकि आप जब लेटेस्ट साइट पे जाएंगे तो हो सकता है आप कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ्स बाद देखें तो उसमें भी क्या होगा, हमारे पास ओरिजिनल वर्जन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हमने क्या देखना है? जो हमारे पास रियल वाला होगा,
ये कहाँ चला गया, ये रहा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसे नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख लें मैक के लिए करना है तो मैक आ जाएगा, विंडोज़ के लिए करना चाहते तो हम विंडोज़ के लिए करेंगे, क्योंकि हम विंडोज़ के लिए करेंगे तो हम इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने नीचे से स्क्रॉल करना है। तो आपके पास 2 पैकेजेस हैं, आपने इसमें से दोनों चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये MSI वाला पैकेज को आपने क्लिक करके इसे यहाँ पर आपने इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मेरे पास सिस्टम में पहले ही पाइथन इंस्टॉल है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रही। जब आप लेट से मैं अगर इसे इंस्टॉल कर रही हूँ तो ये ऐसे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब ये सारी इंस्टॉलेशन हो जाएगी आप सिर्फ इसे डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो आपने नेक्स्ट 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 करके जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपने इसे सारा इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जब पाइथन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पास सारा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, आप बेसिकली इसकी कोई लेटेस्ट वीडियो भी देख सकते हैं। इवन मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पाइथन को इंस्टॉल करना है। पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हमें कोई, अभी तो पाइथन आपने इंस्टॉल कर लिया लेकिन हम लिखेंगे किसके ऊपर, ये तो आपने सिर्फ वो पाइथन का एक मॉड्यूल पूरा इंस्टॉल किया, तो हमें उसे लिखने के लिए VS कोड चाहिए होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपने अगर कोई करनी हो लाइक वेबसाइट्स बनानी हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करे तो कोई भी लैंग्वेज जो है आप VS कोड के अंदर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट IDE है। आपने सिंपल गूगल के ऊपर विजुअल स्टूडियो लिखना है और यहाँ पर आप जब विजुअल स्टूडियो के ऊपर जाएंगे तो आप इसकी लेटेस्ट साइट के ऊपर ही चले जाएं। हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे नहीं आ रहा तो हम इसकी ये वाले पर जाएंगे जिसमें हमारे पास ये वाला क्रॉस का साइन है, हम इस पे जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे। आपने यहाँ से भी चूज़ कर लेना है, आपने विंडोज़ के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है, मैक के लिए करना है। हमने विंडोज़ के लिए करना है तो हम जस्ट क्लिक करेंगे, ये कुछ सेकंड्स लेगा और ये हमारे पास इस तरह इंस्टॉल शुरू हो जाएगा। और आपने सेम जब हमारे पास इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी आपने यहाँ से सारा इसे इंस्टॉल कर लेना और जब सब इंस्टॉल होगा सेम आपने इसे भी डबल क्लिक करना है, आपके पास विंडो ओपन होगी और आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसे सारे को इंस्टॉल कर लेना है। एज सच क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल है तो मैं फ़िलहाल इन डिटेल नहीं जा रही, मैं आप लोगों को वीडियोस भेज दूँगी, आप वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लेना और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो आप मुझसे पूछ लेना बाद में। जब आप VS कोड को इंस्टॉल कर लेंगे आपने सिंपल इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक दे रहे हैं इसके ऊपर लिखा भी हुआ है एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ से आपने पाइथन लिखना है तो आपके पास पहली एक्सटेंशन जो है जो रियल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होगी वो आ जाएगी। ये अभी कोई थोड़ा टाइम ले रही है। मेरा इंटरनेट स्लो है लेकिन जब आप यहाँ पर पाइथन लिखेंगे तो आपके पास वो पहली साइड आएगी, वहाँ से आपने क्लिक करके किसी भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। लेट्स से अभी मेरे पास क्योंकि एक्सटेंशन सॉल्व है इस तरह की आपके पास वो पाइथन की आ जाएगी और यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल का होगा फीचर, क्योंकि मेरे पास सॉरी ये पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। आप जब लिखोगे तो आपके पास ये आएगी। अभी यहाँ मेरे पास अनइंस्टॉल लिखा हुआ है, आपके पास इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा और आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह आपके पास सारी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। अब हम अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाते हैं। जब हमारे पास सारी इंस्टॉल हो जाएंगी कब हमारे पास स्टेप क्या होता है नेक्स्ट, आपने किसी फ़ोल्डर को ओपन करना होता है। आपने सिंपल यहाँ पर जाना है और अपने किसी भी प्रोजेक्ट में जाके किसी फ़ोल्डर को बना लेना है, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करने तो आता होगा ना, हम कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक हम यहाँ पर जाएंगे, मैं न्यू पे जाऊँगी और एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लूँगी क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी फ़ोल्डर को क्रिएट किया हुआ है। इसमें मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। जब आप एम्प्टी फ़ोल्डर को क्रिएट कर लोगे आपने सिंपल यहाँ फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर पे जाना है और जब आप ओपन फोल्डर पे जाएंगे उस वाले फ़ोल्डर को क्लिक कर देना है जो आपने क्रिएट किया है। उससे क्या होगा कि वो वाला फ़ोल्डर हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास वो वाला फ़ोल्डर ओपन हो गया। अभी क्योंकि मैंने इसमें कुछ फाइल्स बनाई हैं तो मेरे पास फाइल्स लिखी हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं बनाई होगी तो आपके पास कोई फाइल्स नहीं होगी। फाइल बनाने के लिए ये देखो ये वाला जो आइकन है ये है न्यू फोल्डर। आपने फ़ोल्डर नहीं बनाना, आपने फाइल्स बनानी होगी तो आपने सिंपल न्यू फाइल पे जाना है और यहाँ पे कोई भी नाम दे दें। लेट्स से मैं इसे ट्राई का नाम दे रही हूँ और क्योंकि मेरे पास पाइथन है, हमने जिस भी फाइल को सेव करना होता है उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो आपने उस एक्सटेंशन के साथ उस फाइल को ज़रूर सेव करना होता है। ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलनी।
अगर हम डेस्कटॉप पे कोई वर्ड की आपने फाइल बनाई होगी तो हम उसे .doc के साथ सेव करते हैं। एक्सेल के लिए भी हम उसकी एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। नोटपैड की कोई फाइल हो .txt के साथ सेव करते हैं। जब पाइथन की फाइल है तो पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है .py, इसे आपने .py के साथ सेव करना है तो ये पाइथन की फाइल हो जाएगी। और आपको ये पाइथन का एक निशान भी नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास पाइथन का निशान है। अब यहाँ पर मैं कोई भी अपने पाइथन के बारे में कोड्स जो है वो लिख सकते हैं। अब हम इसे रन कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें भी हम अभी देखते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, ये सारा हो गया। फीचर्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए। अब है हमारे पास द फर्स्ट प्रोग्राम। हमेशा हम किसी भी लैंग्वेज का लिखते हैं हम उसे हेलो वर्ड के ज़रिए से सिखाते हैं, तो मैं भी आपको हेलो वर्ड का ही प्रोग्राम सिखाऊंगी कि मैंने पाइथन में एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना हो तो मैं उसे कैसे लिखूँगी। आपने यहाँ पर सिंपल लिखना है प्रिंट सर्कल ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिख दिया हेलो वर्ड, लिख लिया मैंने प्रोग्राम। इसे आपने सेव भी करना है। मैं Ctrl+S दबाऊंगी, सेव हो जाएगा। जब मैंने इस प्रोग्राम को रन करना होगा, सिंपल मुझे ऊपर रन नज़र आ रहा है और मैं इस रन पर क्लिक कर दूंगी। रन विदाउट डिबगिंग कर देते हैं, ओके। और मेरा प्रोग्राम जो है वो रन होना स्टार्ट हो गया। अब इसने रन होना और यहाँ पर बटन आ गया, सॉरी, और ये मुझे नीचे टर्मिनल के ऊपर मेरी आउटपुट दिखा देगा। मैंने इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखा था, हेलो वर्ड, तो ये देखो मुझे नीचे टर्मिनल के ऊपर क्या नज़र आ गया, हेलो वर्ड नज़र आ गया। यानी हम इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ जैसे लिखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर वैसे प्रिंट हो जाती है। लेट्स से अब मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पे, इसे कॉपी करूं, अगर मैं नीचे लिखूं, लेट्स से अब मैं इस हेलो में इतनी ज़्यादा स्पेस दे देती हूँ। अब जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगी तो ये देखो हेलो में मेरे पास इतनी ज़्यादा स्पेस आ गई और उसके बाद वर्ड लिखा हुआ है। यानी कि मैं अपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ जैसे लिखती हूँ मुझे स्क्रीन के ऊपर वो सारी चीज़ें एज इट इज़ जो है वो शो हो जाती हैं। समझ आ गई। ये था हमारे पास पाइथन का पहला प्रोग्राम जो हमने बनाना हो, जो आप लोगों ने सीख लिया कि हम स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ जैसे लिखेंगे वो वैसे प्रिंट हो जाएगी। मैं स्क्रीन के ऊपर लिखूंगी हेलो वर्ड तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास हेलो वर्ड जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि हमारे पास मॉड्यूल क्या होता है। अ मॉड्यूल इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स पाइथन कोड। यानी हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स को एक तरह से आप फंक्शन ही समझ ले जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा, जिसने पाइथन बनाई होगी उस पर्सन ने बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को ऑलरेडी कोड किया होगा कि मुझे वो सारा, अगर मुझे अपने प्रोग्राम्स के अंदर उसकी नीड है तो मुझे वो सारा कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूँगी, उसके बनाए हुए फंक्शंस को जस्ट कॉल करूँगी और उस कॉल से क्या होगा, वो काम जो है वो मेरा परफॉर्म हो जाएगा। मुझे इतनी लंबी सारी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉड्यूल हमारे पास क्या होता है, इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स द पाइथन कोड। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग आवरसेल्फ, के बजाय इसके कि हम हर चीज़ खुद से लिखें, वी यूज द कोड ऑलरेडी रिटन बाय अदर प्रोग्रामर्स। जो अदर प्रोग्रामर्स ने कोड लिखा होता है हम उसे यूज़ कर लेते हैं। अब पाइथन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो वो बिल्डिंग मॉड्यूल्स हैं और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन लिखी हुई है मॉड्यूल्स क्या है, पाइथन्स प्रोवाइड बिल्ट इन एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। अब हम देखते हैं कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं। द रैंडम मॉड्यूल इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन पाइथन, यानी कि जैसे ही मैं पाइथन को इंस्टॉल कर लेती हूँ और अब मुझे किसी रैंडम नंबर को जनरेट करवाना हो। रैंडम नंबर को क्या जनरेट करवाना होता है कि हम कंप्यूटर को कहते हैं अपनी मर्जी से कोई भी इस रेंज के बीच में वो रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर दूँ। तो मुझे उस रैंडम नंबर का इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं करना पड़ा। अब मैंने कंप्यूटर को तो वो चीज़ समझ आती है ना जो मैं कंप्यूटर को लिखूंगी। मैं अगर खाली रैंडम लिख रही हूँ तो कंप्यूटर को क्या पता कि रैंडम क्या होता है, पाइथन को क्या पता कि रैंडम क्या है। डेवलपर ने इस रैंडम फंक्शन का बैकएंड में सारा कोड जो किया, ठीक है, और उस सारे कोड को मैं कैसे असेस कर सकती हूँ, मैं सिर्फ इंपोर्ट रैंडम की लाइन लिखूँगी। यानी कि अगर मैं अभी इसे रेज कर लूँ, मैंने सिर्फ एक रैंडम नंबर का प्रोग्राम बनाना है, हम इसे स्मॉल वर्ड में लिखेंगे। मैं लिख रही हूँ इंपोर्ट और मैं रैंडम को यूज़ कर रही हूँ। मैंने जैसे लिखा, अब जो बैकएंड में इस रैंडम नाम की लाइब्रेरी के अंदर ये देखो ये सारा कोड जो है ये डेवलपर्स ने किया हुआ है। अब ये सारा कोड मुझे किस में मदद कर रहा है, मैंने इस रैंडम के ऊपर Ctrl+ क्लिक किया है तो मेरे पास ये फाइल ओपन हो गई। ये बैकएंड में ये डेवलपर ने सारी फाइल बनाई हुई है, मुझे रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी, ठीक है। मैं क्या लिखूँगी, मैंने सिर्फ ये लाइन लिखनी है और रैंडम नंबर जो है वो मेरे पास जनरेट हो जाएगा। ये लाइन मेरे पास क्या है,
मैंने लिखा है प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमास में आपको समझ आ गई कि हम जो चीज़ जैसे लिखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर वैसे प्रिंट हो जाती है। मैंने लिखा रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो जब मैंने प्रिंट किया रैंडम क्या था, मैंने ये जो एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी से तुम ये फंक्शन उठा लो डॉट रैंड इंट। ये बेसिकली क्या होता है कि हम इस लाइब्रेरी बेसिकली क्या है, ये क्लासेस होती हैं, इसका ये फंक्शन जो है मैं असेस कर रही हूँ। यानी कि इस क्लास में कहीं ना कहीं ये देखो ये फंक्शन बना होगा, ये फंक्शन पहले से उसने बना के रखा हुआ है, इसकी सारी लॉजिक जो है वो यहाँ इन फंक्शंस के अंदर हमारे पास सिस्टम रैंडम है और इसके अंदर उन्होंने बना के रखी हुई, और मुझे ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं क्या करूँ, सिर्फ रैंडम डॉट रैंड इन करूँ और उसके आगे मैं रेंज बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ कंप्यूटर को कहा है कि तुमने 1 से 10 के बीच में मुझे कोई ना कोई रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करके देना है। अब मैंने प्रिंट करवाया तो वो क्या करेगा, 1 से 10 के बीच में कोई एक रैंडम नंबर जो है वो मुझे जनरेट करके दे देगा। इस प्रिंट का वैसे कोई काम नहीं, सिर्फ नेक्स्ट लाइन एम्प्टी लाइन को शो करता है। अब जब मैं रन कर रही हूँ, सी उसने मुझे 7 नंबर जनरेट करके दे दिया। अब मैं दोबारा रन कर रही हूँ, उसने मुझे 2 नंबर को जनरेट करके दे दिया। अब मैं दोबारा रन कर रही हूँ तो सी उसने मुझे 3 नंबर को जनरेट करके दे दिया। अब मैंने दोबारा रन किया, उसने मुझे फिर नंबर जनरेट करके दे दिया। लेकिन आपने देखा कि सारे नंबर्स 1 से 0 के बीच में। अब मैं कह रही हूँ मुझे 100 से बीच में चाहिए, तो अब जब मैं रन करूँगी तो ये देखो उसने मुझे 38 दे दिया। अब वो मुझे सारे किसके बीच में दे रहे हैं, 1 से 100 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि मुझे तुमने 95 से 100 के बीच में रेंज करके देना है, तो उसने मुझे 95 से 100 के बीच में रेंज करके दे दिया। आप लोगों ने सूडो कोड पढ़ा होगा, तो सूडो कोड में भी आपने देखा होगा रैंडम का ज़रा रैंडम का कितना लंबा फॉर्म होना होता है, आपको राउंड करना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। इसमें आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप सिंपल यहाँ पर सिर्फ रैंडम के रैंड इन फंक्शन को कॉल कर। अगर मुझे प्रोग्राम में कई रैंड में इसका एलियस निकनेम भी बना सकती थी। लाइक अगर मैंने इसका ठीक है, सॉरी रैंडम मैं बात कर रही थी कि अगर मुझे इस रैंडम का इतना बड़ा कीवर्ड है और मैं चाहती हूँ कि मैं अगर मुझे बाद में कहीं और भी रैंडम लगवाना है, मैं बार बार रैंडम को कॉल ना करूँ इतने बड़े रैंडम को, तो मैं इसका कोई निकनेम भी रख सकती हूँ। उसके लिए आप लिखो एस और मैं इसका निकनेम रख रही हूँ RD, ठीक है। अब इससे मेरे पास क्या होगा कि मुझे बार बार इतना लंबा रैंडम लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं उसे निकनेम RD से कॉल करूँगी। अब मैं RD से कॉल करूँगी और अब जब मैं रन करूँगी तो ये देखो अभी मुझे उसने रैंडम नंबर को जनरेट कर ली। ये मेरा टर्मिनल थोड़ा बहुत ज़्यादा फिल हो गया। जब मैंने इसे क्लियर करना होगा तो उसकी कमांड होती है CLS। जैसे ही मैं CLS लिखती हूँ मेरे पास टर्मिनल जो होता है वो क्लियर हो जाता है। इस कमांड को भी आप याद रखें। तो समझ आ गई, बिल्ट इन मॉड्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं जिसे आपको कोई और चीज़ लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप सिर्फ उस चीज़ को इंपोर्ट करते हो और आपके पास वो फंक्शन जो है वो आ जाता है, ठीक है। इंपोर्ट करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि जो पाइथन के अंदर ये बिल्ट इन क्लास बनी हुई है, हम इस क्लास के अगर किसी फंक्शन को असेस करना चाहते हैं तो हम उस फंक्शन को सारी अपनी फ़ाइल में ले आएँ, इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं। यानी इंपोर्ट का क्या मतलब होता है, अपनी तरफ चीज़ों को लाना ना। तो मैं कह रही हूँ इस क्लास को जो पाइथन ने बनाई हुई है रैंडम नाम की क्लास, इसको मेरी इस फाइल के अंदर ले। इसीलिए जब मुझे रैंडम का कीवर्ड यूज़ करना होगा यानी रैंडम का कोई फंक्शन यूज़ करना होगा, मुझे इस रैंडम क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलनी, समझ आ गई, ठीक है। हमने बिल्ट इन मॉड्यूल्स पढ़ लिया। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, आर नॉट इंस्टॉल्ड इन पाइथन। यानी कि जैसे ही मैं पाइथन को भी मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखाया था ना, इंस्टॉल करती हूँ तो इसके अंदर ऑलरेडी नहीं होते, इन्हें मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, उसकी पिप कमांड होती है। यानी मैं अपने ना CMD के अंदर लिखूँगी, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखूँगी। ये क्या खुल गया,
मैं अपने अगर मुझे फ्लास्क चाहिए, फ्लास्क बेसिकली बैकएंड के लिए यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में। टेंसरफ्लो आपको पता होगा एआई की लाइब्रेरी है, नमपाई, पांडास, ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं। अगर मैं डायरेक्टली कोई पांडा के फंक्शन को कॉल करना चाहूँगी तो मैं उसे कॉल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल पांडा। मैं इस कमांड को लिखूँगी और मैं उसके बाद अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगी तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस कमांड को इंस्टॉल करेगा, स्टार्ट करेगा और फिर मैं यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। लेकिन मुझे इसे इंस्टॉल नहीं करना, इसलिए मैं हमारे पास बेसिकली इस कोर्स में हम फ़िलहाल सिर्फ जो हमारे पास बिल्डिंग मॉड्यूल्स हैं इनके साथ ही काम करना सीखेंगे। ठीक है। अब बेसिकली पिप क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि पिप के ज़रिए से चीज़ें क्या है वो इंस्टॉल हो जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि बेसिकली हमारे पास पिप है क्या, पिप क्या काम करता है कि हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल नमपाई, वो इस पूरी नमपाई की लाइब्रेरी को हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देता है। मैं कह रही हूँ पिप इंस्टॉल पांडास, या आपने वर्ड लिखा होगा, वो पूरे के पूरे पांडा को हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देता है। ये बेसिकली पिप है क्या? पिप स्टैंड फॉर प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। इट्स अ पाइथन पैकेज मैनेजर, यानी पाइथन की चीज़ों को इंटरनेट से डाउनलोड करना हो। अगर मैं पाइथन के सारे पाइथन में बहुत कुछ है, पाइथन में इतनी सारी लाइब्रेरीज़ हैं, अगर मैं उन सारी को अपने एक ही बारी में अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लूँगी तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेती है। तो यानी कि जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो वो कुछ बिल्डिंग मॉड्यूल्स को ही हमारे साथ इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब बाकी जितनी सारी चीज़ें होती हैं हम उसे नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करते हैं। अगर मैं इसे पाईचार्म में काम करूँ ना, ये हमारे पास पाईचार्म का इन्वायरमेंट होता है, हर प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इंस्टॉल करनी पड़ जाती है ताकि उस प्रोजेक्ट की स्टोरेज जो होती है वो ज़्यादा एक्सीड ना हो, हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसी का यूज़ करें। अभी पाईचार्म को मैं बाद में आपको सिखाऊंगी कि पाईचार्म के ऊपर करना हो तो वो हम किस तरह करते हैं। ये वो सिखाया हुआ है कि इस डाउनलोड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज फ्रॉम द इंटरनेट और कॉमन कमांड्स उसके लिखी हैं। फिलहाल इतनी डिटेल में यहाँ नहीं जाना। अब ये रेपल मोड हमारे पास क्या है? रेपल मीन्स होता है रीड, एवेलुएट, प्रिंट और लूप। पाइथन प्रोवाइड्स एन इंटरेक्टिव शेल, यानी पाइथन में अगर मुझे कोई पाइथन सीख रहा है और वो इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ के साथ काम नहीं करना चाहता और वो किसी आईडीई को इंस्टॉल नहीं करना चाहता, ये वीएस कोड मेरा क्या है, ये क्या है, एक आईडीई है, और वो इसे इंस्टॉल नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि जिस तरह उसने पाइथन को इंस्टॉल किया है अपने क्रोम से, अपने ब्राउज़र से, उसी तरह यूज़ करे, तो वो उसे रेपल मोड में यूज़ कर सकता है। कैसे यूज़ कर सकता है कि वो सिंपल अपने यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर मैं लिख रही हूँ पाइथन, ये जब मैं पाइथन को यूज़ करूँगी कि कोई आईडीई नहीं है, ये पाइथन की अपनी आईडी, ये सिंपल आपके पास खुल जाएगी और यहाँ पर आप सिंपल कोई भी कमांड लिख दो। मैं कह रही हूँ प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमास और मैंने लिख दिया हेलो, यानी मुझे यहाँ कोई आईडी की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डायरेक्टली भी यहाँ रेपल मोड में यूज़ कर सकती हूँ। ये बेसिक हमारे पास वो होता है। लाइक से अगर मैं ये एक प्रोग्राम को यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप वीएस कोड को इंस्टॉल ना करो, आपने डायरेक्ट ही पाइथन को स्टार्ट करना है, तो जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास एक पाइथन ऐप इंस्टॉल हो जाती है, यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ये सिंपल एक एडिशन का सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसे अगर मैं रन करूँगी तो ये देखो मेरे पास रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो। अभी हम इसे पढ़ेंगे कि हम इसे किस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारे पास है कमेंट्स के। अभी तक मैं इतना कुछ आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो बेसिकली ये इस तरह मैंने क्यों लिखा, इस तरह मैं क्यों लिख रही हूँ और इन चीज़ों के आगे मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं डाली। तो अब हम पढ़ें कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। कमेंट्स आर नोट्स रिटन बाय द प्रोग्रामर्स, यानी प्रोग्रामर्स जो नोट्स बनाते हैं वो बेसिकली कमेंट्स है। पाइथन का जो कंपाइलर, किसी भी आईडी का कंपाइलर है, किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर है, वो कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। लाइक मैंने ये पूरा एक प्रोग्राम लिखा था ना, ये मैं चीज़ को कॉपी कर, ये मैंने प्रोग्राम लिखा ना, स्क्रीन के ऊपर ये भी प्रिंट होगा। ये देखो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास ये वाली लाइन भी प्रिंट हुई और इसका आंसर भी प्रिंट हो गया जिन्होंने रैंडम नंबर लिखा। ठीक है। अगर अब मैं ये चीज़ें लिख रही हूँ, लेट्स से मैंने अपने प्रोग्राम में ये ऐड किया है, ये देखो मैंने अपने प्रोग्राम में ये ऐड किया, अब मैं इसे रन करूँ, उसने अब भी मुझे सिर्फ ये प्रिंट वाली ये वाली लाइन दी है और ये वाली लाइन दी है, इसमें मैंने जो कुछ लिखे है उसे इग्नोर कर दिया। ठीक है। यानी कि कंपाइलर्स जो होते हैं वो हमारे कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। ये सिर्फ हमारे
प्रोग्रामर्स के लिए होते हैं कि उसे पता चल जाए कोड में क्या हो रहा है। जैसे अब मैंने ये लिखा, मुझे पता चल रहा है ना कि मैं इस वक्त टॉपिक 1 को पढ़ा रही हूँ, ये सारा मेरे पास टॉपिक 1 है, ये मैं टॉपिक 2 को पढ़ा रही हूँ। यानी अगर कोई कल को मेरे इस प्रोग्राम को अगर मैं आप लोगों को भेज दूँ तो आप लोगों को ईजी समझ आ जाएगा ना, ओके ये मेरे पास टॉपिक 1 है, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ये टॉपिक 2 है, इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये टॉपिक 3 है, इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यानी कि ये सिर्फ प्रोग्रामर्स के कोड को, उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। अब डिफरेंस क्या है कि कुछ जगह मैंने हैशटैग यूज़ किया हुआ है और कुछ जगह मैंने ये 3 क्या नाम है अपने 3 कोटेशंस को यूज़ किया हुआ है। इनमें क्या डिफरेंस है हम इसे पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक था कमेंट्स का, ये रहा। ये कमेंट्स 2 तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है, जब मैं सिर्फ एक लाइन पे मैंने कमेंट लिखा हूँ, हैशटैग दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट्स ये होता है जब आपने 10-12 लाइन्स लिखनी हो। अब आपने 10-12 लाइन्स लिखनी होगी तो 10-12 लाइन्स के लिए आप बार बार यहाँ पर तो हैशटैग नहीं यूज़ करोगे ना, फिर आप यहाँ पर दोबारा हैशटैग यूज़ करो, तो ये क्या होगा, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप क्या करोगे, ये 3 बार अपने कोटेशन मार्क्स को लगाओगे और इसके अंदर जितना लंबा पैराग्राफ लिखना है वो आप लिख लोगे और एंड पे इन 3 कोटेशन मार्क को दोबारा लगा दोगे। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो बन जाएगा। अब हम आके अगर अपने टॉपिक्स पर आते हैं वेरिएबल्स कि बेसिकली हमारे पास वेरिएबल क्या होता है। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया होगा, वेरिएबल, वेरी यानी चेंजेबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है एक कंटेनर है दैट स्टोर डाटा। मैं कंप्यूटर में कोई भी चीज़ ले लूँ उसमें कहीं ना कहीं स्टोर होना है, ठीक है, मेमोरी में स्टोर होना है, लेकिन मेमोरी में किस नाम से, उसकी किस टाइप होगी या क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में जाके स्टोर होती हैं, वेरिएबल में स्टोर होती हैं। थिंक ऑफ अ वेरिएबल लाइक अ बॉक्स। लाइक अगर मैं एज इज़ इक्वल्स टू 20 है तो बेसिकली एज क्या है, जो मेरे पास बैकएंड में मेमोरी बनी होगी उस मेमोरी का नाम एक वेरिएबल है। तो मैं सिर्फ उसे जगह दे रही हूँ कि अगर मेमोरी में सारी चीज़ें घुसा दूँगी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किस जगह पे जाना। हमारा घर होते हैं, लाइक हमारे पास एक पूरा, लेट्स से ये एक पूरी गली है तो गली में कितने ज़्यादा घर होते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सा घर किसका है। हर घर का नंबर दिया जाता है ना, उस नंबर के अकॉर्डिंग होता है। तो आप वेरिएबल्स को भी ऐसे समझ लें कि मेमोरी में जब मैं अपनी वैल्यूज़ को, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवा रही हूँ तो कौन सी वैल्यू किसकी है, तो उसके लिए भी हमने कोई यूनिक चीज़ असाइन करनी है ना, तो हम वेरिएबल्स बनाते हैं, यानी उसे नाम देते हैं और बता देते हैं उसकी टाइप को कि इसमें किस तरह का डाटा हमारे पास आएगा, ठीक है। अब आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की होंगी तो आपको ये आइडिया होगा कि आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता था कुछ लैंग्वेजेस में, ठीक है। लाइक आप डिक्लेयर का कीवर्ड लिखोगे और ये सब लिखोगे तो आपको वो सब डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन पाइथन जो है वो बहुत स्मार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप उसमें डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखते हो और उसमें वैल्यू दे देते हो। जब आप वैल्यू दे देते हो तो पाइथन को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये स्ट्रिंग है या ये इंटीजर है। अगर मैं डाटा टाइप्स बताऊँ, ये पहले हम डाटा टाइप्स का टॉपिक पढ़ लें। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स डाटा टाइप। कौन कौन सी डाटा टाइप होती है, पहली होती है हमारे पास इंटीजर, जिसमें मैं अपने होल नंबर्स देती हूँ, लाइक 10, 200, -5, जितने भी सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं वो सारे किस डाटा टाइप में जाते हैं, इंटीजर डाटा टाइप में। पाइथन में हम लिखते हैं इंट। दूसरी हमारे पास होती है फ्लोट, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर जाते हैं, लाइक 5.5, 100.75, ये वाली चीज़ों को लिखती हूँ। तीसरी डाटा टाइप हमारे पास होती है स्ट्रिंग, जिसमें हम अपने टेक्स्ट वगैरह को, इन सारी चीज़ों को लिखते हैं। बूलियन डाटा टाइप होती है जिसमें मेरे पास ट्रू आता है या फॉल्स आता है, ठीक है। और एक फिफ्थ डाटा टाइप है नन। नन का मतलब होता है नथिंग, कि उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हम 3 इन्वर्टेड कॉमास के लिए डालते हैं, लेकिन एज सच ये फ़िलहाल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक डाटा टाइप्स क्या है, मैंने लिखा ए और ए में मैं लिख रही हूँ 50, यानी कि मैंने आपको पढ़ा कोई वेरिएबल कैसे बनाते हैं, आप जैसे उसका नाम लिखोगे। मैंने लिखा नम इक्वल्स टू, अब मैंने अपने कंप्यूटर में एक डब्बा टाइप तो बना दिया, घर बना दिया, उसका नाम लिखा, उसमें कोई वैल्यू भी तो डालनी है। मैं नम में लिख रही हूँ 10, ठीक है। और अब जब मैं अपने प्रिंट करवा दूँगी नम को, तो वो मुझे स्क्रीन के ऊपर 10 को उसने प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अब मैं इसी नम के अंदर, उसी वेरिएबल के अंदर, अगर लेट्स से मैं कोई स्ट्रिंग स्टोर करवाती हूँ तो अब देखते हैं अब हमारे पास क्या होता है। और प्रिंट करवा रही हूँ नम को और मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर करवा रही हूँ
और दिया। पहले उसने 10 लिख दिया, फिर उसने सना लिख दिया। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आए हुए हैं तो आपको ये याद होगा कि हम जो वेरिएबल बनाते हैं उसमें हमने उसी टाइप की डेटा टाइप देनी होती है। लेकिन मैंने वेरिएबल का नाम सेम रखा, पहले उसमें 10 दिया, उसने मेरा 10 प्रिंट कर दिया, फिर मैंने अपना स्ट्रिंग टाइप दिया, उसने मेरा स्ट्रिंग टाइप प्रिंट करवा दिया। इससे पता चलता है कि हमारे पास जो पाइथन है, पाइथन क्या है, हमारे पास स्मार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देती है हर डेटा टाइप को। वेरिएबल्स को कैसे बनाते हैं, आपने उसका नाम लिखना है और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख देनी है। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देना है। इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी कि इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट के अंदर जो चीज़ लिखनी है वो स्क्रीन के ऊपर वैजिटिस आ जाती है, और कॉमा के साथ मैंने अगर उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना हो तो मैं वो चीज़ लिख देती हूँ। इससे भी मैं अगर आप लोगों को रन करके दिखा दूँ तो ये देखो, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। पहले एज मेरे पास क्या थी 20, स्क्रीन के ऊपर मेरे पास 20 आ गया। नेम क्या था सना, तो स्क्रीन के ऊपर सना आ गया। मार्क्स क्या थे 88.5, ये वाला मार्क्स था ना, तो उसने इस वाले मार्क्स की वैल्यू को उठा दिया। नेम था तो उसने इस वाली वैल्यू को उठा दिया। एज था तो उसने इस वाली वैल्यू को उठा दी। और इस प्रिंट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, उसने वो एक नेक्स्ट लाइन सिंगल लाइन जो है वो उसे प्रिंट करवा दिया। ये हमारे पास सारा क्या था वेरिएबल्स। इसके आगे डेटा टाइप्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये वो सारी डेटा टाइप्स हैं किसी में पाइथन को स्टोर करवा दो। ये बूलियन टाइप के डेटा टाइप्स है और ये एक नन टाइप के डेटा टाइप है। ठीक है, अगर हम नन टाइप के डेटा टाइप को एक बार चेक कर ही लें कि ये किस तरह होगा, तो हमारे पास इस तरह रन करेंगे तो ये देखो नन में वो सिंपली नन उसने प्रोवाइड कर दिया, दैट्स इट। अब टाइप फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मैंने अभी तक जितना लिखा है मैं चेक करना चाहती हूँ इस ए की टाइप क्या है। इसमें 50 तो दी है लेकिन मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बैकएंड में चेक करना चाहती हूँ कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है, जो वैल्यू आई है वो किस तरह की वैल्यू आई है। इस बी की टाइप क्या है, जब मैं बाद में यूज़र से वैल्यू लूँगी तो मैं देखना चाहूँगी तो वो जो वैल्यू आई है वो किस तरह की आई है। इस सी की टाइप क्या है, तो उसके लिए हमारे पास टाइप फंक्शन यूज़ होता है। दिस फंक्शन टेल अस व्हाट द टाइप ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल, कि उस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर्ड हुआ है उसे चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन को यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं आप इस चीज़ों को प्रिंट करवाऊँ, हमने अभी तक ये मैंने वेरिएबल्स को स्टोर करवा दिया था, प्रिंट भी करवा दिया था। अब मैं अगर इसे हटा दूं और मैं सिंपल चेक करना चाहती हूँ कि मेरे पास इस ए नाम का जो ऊपर वेरिएबल था इसकी टाइप क्या है, बी की टाइप क्या है, सी की टाइप क्या है, डी की टाइप क्या है, वो अगर मैंने चेक करना हो तो हम उसे देखो, उसने बता दिया ए में क्या था 50, इसका मतलब वो क्लास इंट से बिलोंग करता है। हम पाइथन में इंटीजर नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं INT का कीवर्ड यूज़ करते हैं कहीं भी अगर यूज़ करना हो। अब मैंने देखना हो कि इस बी की हमारे पास वैल्यू क्या थी, तो हम क्या लिखते हैं कि बी की 65.5 थी, यानी कि वो फ्लोट क्लास से, फ्लोट डाटा टाइप से बिलोंग करते हैं। सी में मेरे पास क्या था स्ट्रिंग, तो उसने मुझे बता दिया STR वो स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। और बूलियन ट्रू या फॉल्स होता है, तो बूलियन को हम पाइथन में लिखते हैं बूल के कीवर्ड से और क्लास को हम लिखते हैं नन टाइप से। तो ये चीज़ें आपने नहीं भूलनी। इस आउटपुट को मैं इस फाइल में लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग बाद में भूल ना जाओ। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास क्या थी आउटपुट इस प्रोग्राम की, वो किस तरह होती है आपको याद रहेगी। इंटीजर के लिए इंट का कीवर्ड, फ्लोट के लिए फ्लोट का कीवर्ड, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग का कीवर्ड, बूल के लिए बूलियन का कीवर्ड, और नन टाइप उन्होंने बस बता दिया क्योंकि हमने एक नन टाइप का भी फंक्शंस बनाया हुआ था जिसमें मैंने उसकी वैल्यू नन पास की थी कि इसमें कुछ भी नहीं है। आइडेंटिफायर हमारे पास क्या होता है, नेम्स गिवन टू द वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस एक्सेट्रा। किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन को या क्लास को जो भी हम नाम देते हैं, वो आइडेंटिफायर का क्या मतलब है, आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को पहचानना। हम किससे पहचाने जाते हैं, अपने नाम से ना, तो बस वही चीज़ है। अब आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स को लिखने का तरीका क्या होता है, कैन कंटेन्स लेटर्स, यानी उसमें सिर्फ लेटर्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकते हैं। कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वेरिएबल का नाम 99 नम रख देती, ये क्या होना था, गलत होना था। सही वेरिएबल का नाम क्या होता है, हमने लिखना था num99, ये करेक्ट नाम होता है। ओके, कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, मैं ऐसा नहीं कर सकती मैं लिखूँ num2, मैं इसमें स्पेस नहीं लिख सकती, आप स्पेस लिखोगे तो एरर आएगा। लेट्स से मैं चेक भी कर लेती हूँ,
मैं यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगी। मैंने वेरिएबल का नाम रखती हूँ नम, ये इंडेंटेशन का ध्यान भी रखना होता है, नम इक्वल्स टू 4 5, और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देती हूँ नम। ठीक है, मेरे पास ये प्रोग्राम रन हो गया। हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे कैसे, मैंने लिखा 99 नम, उसने मुझे यहीं पे एरर दे दिया है कि इस फाइल के अंदर प्रॉब्लम है। आपकी फाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको रन करने से पहले ही ऊपर रेड निशान में पता चल जाएगा, एरर है। ये देखो उसने मुझे एरर दे दिया नम इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी मैं अपने किसी वेरिएबल का नाम इस तरह नहीं लिख सकती। अगर मैं इस नम के आगे 99 लिखती और उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो ये देखो मैंने यहाँ पर सॉरी नम लिखा हुआ है, इसे भी मैं 99 कर देती हूँ। अब जब मैं रन करूँ तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली जो है वो रन हो गया। अगर मैं इसके बीच में स्पेस देती, ये देखो अब फिर मेरे पास एरर आ गया। यानी कि आपको अपने वेरिएबल्स का नाम लिखने की समझ आ गई कि अगर मुझे किसी वेरिएबल का नाम लिखना होगा तो वो मैं किस तरह लिखूँगी। ठीक है, ये सारे रूल्स जो मैं बार बार कहती थी कि इंस्टा का जैसे यूज़र नेम नहीं होता, जो कंस्ट्रेंट उस पर लगी होती हैं वही कंस्ट्रेंट यहाँ प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स में लिखी होती है। आइडेंटिफायर का सिर्फ टॉपिक है, लाइक स्टूडेंट नेम अली है, स्टूडेंट एज मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। ये सारे वो तरीके लिखवाए हुए। एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर, आप सिटी बना सकते हो, रोल नंबर लिख सकते हो, आपने स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ कर लेनी है, स्टैंडर्ड वन, इस पर कोई एरर नहीं आएगा बट इसे रन करोगे। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई वेरिएबल बनाओगे, उसमें स्पेस दे दोगे या कोई कीवर्ड लिख लोगे, ये जो क्लास है, फोर है, ये वाइल है, ये बेसिकली पाइथन के अंदर बिल्ड इन क्लासेस होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। अगर आप ये वेरिएबल्स का नाम लिखोगे, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्लास, उसने मुझे पहले ही एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं किसी वेरिएबल का नाम ये नहीं रख सकती जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होंगे। तो आपने इसका अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि आपने वेरिएबल्स का नाम वो रखना है जो प्रोग्राम की नीड है। अगर प्रोग्राम में उन्होंने आपको मार्क्स बनाने के लिए कहा है तो आप वेरिएबल का नाम मार्क्स रख दो, नंबर देने के लिए कहा है तो आप वेरिएबल्स का नाम नंबर रख लो। ठीक है, उससे क्या होगा, एग्जामिनर को भी समझ आ जाएगा, प्रोग्रामर को भी समझ आ जाएगा कि इसमें किस तरह की चीज़ या ये प्रोग्राम है किस बारे में। और ये हमारे पास पार्ट 1 जो है एंड होता है। इस सब को आप लोग ट्राई कर लेना, एक बार रन कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।